नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने कल जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है? वहाँ पे हमने इसके कुछ कोर टर्म्स देखे थे। स्कीमा क्या होता है, असिमुलेशन क्या होता है और अकोमोडेशन क्या होता है। आज हम इससे आगे देखेंगे, ठीक है? तो एक बार आप हम इसको कर लेते हैं, ठीक है? आपने अब हमने कल जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी थी। इसके हमने कोर टर्म्स पढ़ किए थे, जिसके में हमने स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन कर लिया था, ठीक है? अब स्कीमा क्या होता है, जो आपके प्री मेमोरी होती है, मतलब किसी भी चीज को लेके आपकी जो खुद की जो थिंकिंग होती है, जो नॉलेज होती है उस चीज के बारे में, वो आपका स्कीमा होता है। जब आप उसके अंदर कोई नई चीज ऐड करते हो कि भाई ये चीज हमें नहीं पता थी इस चीज के अंदर, तो आप उसको असिमुलेट कर रहे हो या असिमुलेशन कर रहे हो, मतलब कुछ चीज आपने आपकी पुरानी स्कीमा के अंदर ऐड की, ठीक है? अकोमोडेशन क्या होता है कि जब आपको पता लगा कि जो आपके पास जो पहले की जो नॉलेज थी वो गलत थी और उसको हमें चेंज करने की आवश्यकता है, तो आप उसको चेंज करके एक नया स्कीमा बनाते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, अकोमोडेशन हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उसके इसने जीन पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी थी, ठीक है? अब इसने 4 स्टेजेस दी। अब देखो, आप कंफ्यूज मत होना इन चीजों के अंदर। आपके पास सबसे पहले तो देखो जीन पियाजे ने क्या कहा था। जीन पियाजे की भी, जो आपके पास जीन पियाजे हैं, पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, ठीक है? किसकी हैं 4 स्टेजेस? डेवलपमेंट की, ठीक है? और इससे पहले हमने जो पढ़ी हैं, वो भी हमने स्टेजेस पढ़ी हैं केवल डेवलपमेंट की। उसमें किसी विशेषज्ञ का नाम नहीं है या किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है कि जीन पियाजे की है या किसी और साइंटिस्ट की है। केवल वो है दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो भैया आपके पास क्या है, जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है? आपके पास जीन पियाजे की स्टेजेस कैसे हैं? अब देखो, आपके पास पहली स्टेज क्या आ जाती है, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है? आपके पास क्या है, पहली सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है? ये 0 से 2 साल, भाई आपके पास वही रहेगा जो आपके पास डेवलपमेंट के अंदर जो आपके पास टाइम था कि भाई 0 से इन्फेंसी आपकी 0 से 2 होती है, अर्ली चाइल्डहुड आपके पास 2 से 6 की होती है, और लेटर चाइल्डहुड आपके पास 6 से 11 वर्ष की होती है, और आपके पास अडोलोसेंस अडोलोसेंस आपके पास होती है 11 से लेके 18 वर्ष तक, ठीक है? अब अडोलोसेंस के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, अडोलोसेंस शब्द किसने दिया, ठीक है? और अडोलोसेंस के ऊपर सबसे पहली किताब किसने लिखी? वो था आपके पास स्टेनली होल, ठीक है? अब आपको यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज, अब देखो सेंसरी मोटर स्टेज आपने देखा कि सेंसरी मोटर स्टेज इसकी पहली स्टेज है, ठीक है? और 4 स्टेजेस पहले एक बार देख लो है कौन कौन सी। प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है? आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसके बाद लास्ट में आपके पास 4th स्टेज हो जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? अब देखो भाई, आपके पास ये देखो कहाँ तक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 6 वर्ष तक है। कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज है आपके पास, वो आपके पास हो जाएगी 6 से 11 वर्ष तक। और आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगी, वो आपके पास 11 से 18 वर्ष तक हो जाएगी, ठीक है? अब आपकी जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसको एक बार आप थोड़ा सा देख लो क्या होता है। सेंसरी का मतलब होता है बच्चे के अंदर सेंसेस डेवलप हो जाते हैं किसी भी चीज को, भैया अच्छा है, बुरा है, गर्म है, ठंडा है, उसके सेंसेस वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और मोटर के ऊपर हो जाता है कि भाई, मोटर का मतलब होता है फिजिकल एक्सरसाइज टाइप, ठीक है? आपके पास आप आगे पढ़ोगे, आप जो है कि आप एक तो मोटर स्किल्स पढ़ोगे, ठीक है? मोटर स्किल्स पढ़ोगे। मोटर स्किल्स आपके पास दो दो टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है? एक तो आपके पास फाइन मोटर स्किल होती है, एक आपके पास ग्रोस मोटर स्किल होती है, ठीक है? फाइन मोटर स्किल
कौन सी होती है भाई? फाइन मोटर स्किल जिसमें आपके जो स्मॉल मसल्स हैं उनका या आईज का प्रयोग करके आप जैसे कोई काम करते हो, वो फाइन मोटर के अंदर आ जाएंगी। जैसे आपने सुई में धागा पिरोया तो आंखों का यूज है, आपकी फिंगर्स का यूज है। फिंगर्स में क्या होती है? आपकी स्मॉल मसल्स होती हैं, उनका प्रयोग कर रहे हो। आपने किक किया एक फुटबॉल को तो वो आपके क्या हो गई? लार्ज मसल्स का प्रयोग किया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रोस मोटर स्टेज हो जाएगी, स्किल हो जाएंगी। ठीक है, मोटर स्किल का मतलब यही है कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चा उसमें अपना हाथ हिलाना, पैर मूव करना, चलना ये स्टार्ट कर देता है। इसलिए ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज कही है किसने? पियाजे ने। कहा कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सी स्टेज है? एक्शन, वो कुछ एक्शन स्टार्ट कर देता है। और सेंसेस, एक्शन का मतलब बॉडी मूवमेंट से ही होता है। ठीक है, अब एक चीज ये याद करने की है कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस से मतलब ये है भाई कि बच्चे के सामने आपने कोई खिलौना या कोई भी चीज रखी, आप उसको हटा लेते हो, बच्चा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है। मतलब बच्चे को पता ही, वो भूल जाता है तुरंत कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ था। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि स्थिर हो गया वो ऑब्जेक्ट उसके माइंड के अंदर, एक बार उसने देख लिया तो अब वो, आप उसको छुपाओगे तो वो ढूंढेगा उसको कि भाई आपने कहाँ रख दिया, आपने खिलौना है, कुछ भी चीज है, फोन साइड में किया, तो बच्चा उसके ढूंढने की कोशिश करेगा। इसका मतलब बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुकी है। ये आपके पास कब स्टार्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस? ऑब्जेक्ट परमानेंस भाई पियाजे के अकॉर्डिंग इसने बताया कि 2 से 2.5 साल का बच्चा होता है ना, 2 to 2.5 ईयर का जो बच्चा होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, और डेवलपमेंट की स्टेजेस के अंदर यही कौन सी स्टेज थी? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। भाई कंफ्यूज मत हो ना, उसके अंदर इसके अंदर दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपके पास देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसके अंदर बच्चे के अंदर कौन कौन सी सेंसेज या कौन कौन से करेक्टर जनरेट हो जाते हैं जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि भाई बच्चे के अंदर ये हरकतें कर रहा है, तो ये बच्चे की कौन सी स्टेज है? अब देखो प्री कंसेप्चुअल स्टेज, मतलब अभी उनको कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन प्री कंसेप्चुअल स्टेज होती है उसकी 2 से 4 वर्ष के बीच में। कंसेप्ट के बारे में उसको कुछ नहीं पता भाई, वो उसके कंसेप्ट को जानने से पहले की जो उम्र होती है वो होती है। एक उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट मतलब किसी भी चीज की इमेजिनेशन करना, ये स्टार्ट हो जाते हैं। इंटेटिव स्टेज होती है 4 से 7 के बीच में। इगोसेंट्रिज्म क्या होता है? हैम केंद्रिता, मतलब उसके अंदर हैम, आपको मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बताया था कि इगोसेंट्रिज्म मतलब अहम केंद्रित आ जाती है कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ। ठीक है ना, मेरे अलावा आप किसी को कुछ नहीं दोगे, आप प्यार भी मुझसे करोगे। मतलब आपके घर में यदि 2 बच्चे हैं तो वो मान लो वो बच्चा दूसरी चीज से खेल रहा है लेकिन उसको उस चीज से लेना भी नहीं है, लेकिन जब दूसरे बच्चे के हाथ में देखता है कि नहीं ये तो मैं ही लूंगा, ये तो मेरी है, ठीक है, तो उसके अंदर इगोसेंट्रिज्म होता है कि भाई मेरा जो है वो मेरा ही है। मम्मी उसको गोदी ले लेगी तो बोलेगा नहीं मेरे को लो। मतलब ये इस प्रकार की हरकत है। एनिमिज्म का क्या मतलब होता है कि भाई उसके अंदर जीववाद आ जाता है। बच्चे को देखा होगा, मान लो कोई लड़की है गुड़िया से खेल रही थी, आपने उसको पकड़ के डाल दिया नीचे, ओ मम्मी आपने मेरी गुड़िया को मारा, इसको लगी, इसको फूंक मारो, इसको दर्द हो रहा है। तो ये सब चीजें जब बच्चा करता है तो मतलब उसको जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना उसके अंदर भी जान लगती है कि इनको लगती होगी, इनको दर्द हो रहा होगा, तो ये आपके पास एनिमिज्म होता है। इरिवर्सिबिलिटी, ये इरिवर्सिबिलिटी आपका उसी से ऑब्जेक्ट परमानेंस से ही होता है कि मान लो आपने उसके सामने आपने कोई चीज रखा तो वो ज्यादा लंबे समय तक उस चीज के बारे में नहीं सोचेगा कि भाई आपने उसको हटा दिया, क्या किया क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका चाइल्ड मोनोलॉग हो जाएगा। ठीक है, ये सब भाई आपको याद ही करने पड़ेंगे। प्री गैंग एज, प्री गैंग एज का मतलब क्या होता है कि ये बच्चे का गैंग एज से पहले का जो समय होता है ना वो प्री गैंग एज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका प्री स्कूल एज, मतलब इस उम्र में 2 से 6 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाना नहीं शुरू करता। मैंने कल भी बताया था एनईपी के रूल के अकॉर्डिंग 6 साल का बच्चा ही फर्स्ट क्लास में बैठेगा, तो उससे पहले जो बच्चा होता है उसका प्ले स्कूल के टाइम होता है। ठीक है, प्ले स्कूल का हो गया। ठीक है, वो एलकेजी यूकेजी उसी में आ जाते हैं। उसके बाद टॉय एज,
मतलब बच्चा खिलौनों से खेलता है इसलिए उसका टॉय एज है। इस उम्र में बच्चा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है, तो ये आपका क्वेश्चन एज हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसका आप कैसे पता लगाओगे, क्या करेक्टर्स जो देखोगे बच्चे के अंदर जिससे आप बता पाओगे कि बच्चा अभी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है। तो आपके पास सबसे पहले तो हो जाएगा लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग मतलब बच्चा अब लॉजिकली सोच पाता है कि क्या सही है क्या नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। अब वो चीजों को अपनी चीजों को संभाल के रखना, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब अब वो जो आप उस चीजें हटाओगे उनको याद करना शुरू कर देता है। ठीक है, सीरिएशन का मतलब होता है, सीरिएशन का मतलब और क्लासिफिकेशन का मतलब आपने कोई भी दो कंटेनर लिए, एक तो आपने इस साइज का लिया और एक आपने जस्ट इस साइज का कंटेनर लिया। अब आपने इसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, वाटर लेवल वाटर डाल दिया, इसके अंदर भी आपने यहाँ तक मान लो आपने और ऊपर तक पानी डाल रखा है। अब आप देखो, अब इसका नीचे का जो बेस है उसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसकी कम है। दोनों में इक्वल पानी है, लेकिन आप जब बच्चे से पूछोगे ना किस में ज्यादा पानी है, तो वो बच्चा इस एज के अंदर केवल यही कहेगा आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कि जो बड़ा वाला गिलास है ना इसमें ज्यादा होता है। लेकिन इस जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसके अंदर बच्चा समझ जाता है, क्लासिफिकेशन करना समझ जाता है। सीरिएशन का भी मतलब लेवलिंग से होता है कि भाई नहीं ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो वो अब बताने के बिल्कुल उसमें होता है कि हाँ कि ये दोनों दोनों के अंदर इक्वल पानी है, क्योंकि इसका जो बेस है वो बड़ा है, इसका क्या है छोटा है। ठीक है, उसको क्लासिफिकेशन करना आ जाता है, इंडक्टिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्कूल एज होती है, इस उम्र में बच्चा स्कूल जाता है, 6 से बाद में ही आपकी फर्स्ट क्लास में बैठता है। गैंग एज, अब स्कूल में जाएगा तो सीधी सी बात है बच्चों के साथ टोली बनाएगा तो गैंग एज हो जाती है। अब पहले में टॉय से खेल रहा था, अब वो क्या करेगा वैसे खेलेगा, तो ये उसकी प्ले एज हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, इसका पता कैसे करोगे कि ये 18 प्लस 11 के बाद से और 18 वर्ष के बच्चों के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, डिडक्टिव थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब और डिडक्टिव का मतलब होता है कि जो चीजें हैं आपने जो बता दी ना, बच्चा उससे भी आगे की सोचने की कोशिश करता है, ये चीजें ऐसे क्यों हुई होंगी, ऐसा ही क्यों होता है। डिडक्टिव थिंकिंग मतलब और जो आपने कुछ बताया है उसको सोल्व करने, जैसे मैथ में मैंने बोल दिया कि 2 इंटू 6 इजिकल टू क्या होता है आपके पास 12 होता है, तो बच्चा ये भी सोचेगा कि 4 इंटू 3 भी तो 12 होता है। डिडक्टिव थिंकिंग मतलब एक से अधिक तरीके से उस चीज को सोल्व करने की कोशिश करता है। बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल रीजनिंग हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। तो ये आपकी स्टेजेस हो जाएंगी किसकी, पियाजे की। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोलर। कोलर की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोलर है उसने क्या दी, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। मोरल का क्या मतलब होता है, नैतिकता। मोरल का मतलब नैतिकता का विकास। अब इसके अंदर सबसे मेन जो थॉट था या जो विचार था वो ये था क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसने फोकस किस पे किया, हाउ इंडिविजुअल्स रीजन्स थ्रू मोरल इश्यूज। ठीक है, आप ये याद नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपके पास आता है मोरल डिलेमा। कि मोरल डिलेमा क्या है, मोरल डिलेमा का मतलब दुविधा से है। ठीक है, डिलेमा क्या होता है, दुविधा होती है कि कंफ्यूजन है बिटवीन चूजिंग राइट और रॉन्ग, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है, अब आप मोरल रीजनिंग द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड व्हाई समथिंग इज रॉन्ग और व्हाई समथिंग इज राइट। बस इसके अंदर यही है कि आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या चीज सही है और क्यों सही है। ठीक है, और क्या गलत है और क्यों। भाई सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि भाई क्या चीज सही है क्या गलत है, ये आपके पास सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसने यही बात की थी कि कोलर ने कि मोरल डिलेमा होता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। इसने इसके रिगार्डिंग 3 लेवल्स दिए। ठीक है, आपको 3 लेवल्स दिए
और 6 स्टेजेस बताई। ठीक है, अब केस स्टडी द हेंस डिलेमा स्टोरी। इन्होंने एक स्टोरी बनाई, हेंस डिलेमा स्टोरी, आपने सुनी या नहीं सुनी होगी। कुछ भी नहीं था कि एक गांव में एक वैद्य रहता था, वैद्य का मतलब एक डॉक्टर मान लो। ठीक है, एक डॉक्टर रहता था, उसने किसी दवाई का इजाद किया या दवाई बनाई। ठीक है, अब वो अपने गांव में उस दवाई को महंगे रेटों पे बेच रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैंने बनाई है और कहीं पे इस बीमारी का इलाज है नहीं, मैंने बनाई है तो मैं मेरे मन में आएगा उतना, या जो मेरा मन करेगा मैं उस हिसाब से पैसे लूंगा। ठीक है, एक बार एक व्यक्ति की वाइफ है वो बीमार हो जाती है। ठीक है, तो वो उसके पास दवाई लेने जाता है, गरीब व्यक्ति होता है, वो उससे 1000 रुपए मांगता है। मान लो वो तो चाहिए, आप मान लो 10,000 रुपए मांगता है उससे उसी दवाई के। अब बेचारे के पास 10,000 रुपए है नहीं, और यदि दवाई नहीं दी तो उसकी वाइफ मर जाएगी। वो क्या करता है, वो उसको नहीं देता, वो चला जाता है घर पे, रात को आके उसकी दुकान के अंदर से चोरी करके वो दवाई ले जाके अपनी वाइफ को दे देता है, ठीक हो जाती है। अब ये क्वेश्चन है कॉलर वाले जो ये है इसके अंदर इसीलिए पूछे गए हैं कि अब उसने ये काम कर दिया, ये स्टोरी बताई गई हर बच्चे को कि भाई ऐसे ऐसे है ना, उसने चोरी की रात को और वो दवाई ले जाके अपने मिसिज को दे देता है, मिसिज ठीक हो जाती है। ठीक है, अब इस स्टोरी बताने के बाद कुछ कुछ बच्चों की राय तो ऐसी थी कि नहीं उसने सही किया। ठीक है, उस वक्त उसकी प्रायोरिटी उसकी वाइफ थी, उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, और कुछ बच्चों ने कहा नहीं दिस इज रॉन्ग, क्योंकि चोरी करना गलत बात है। ठीक है, तो ये एक डिलेमा था कि क्योंकि सभी के आंसर अलग अलग थे कि उसने भाई किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, किसी ने मतलब ये है कि सभी के आंसर सेम नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो डिलेमा दुविधा थी कि वो किसको सही माने और किसको गलत माने। ठीक है, इसीलिए उसके बाद उसने 6 स्टेजेस, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस दी। ठीक है, आपके पास आगे देखो कॉलर ने 6 लेवल क्या कौन कौन से दिए। ठीक है, अब कॉलर की थ्योरी है और उसके लेवल्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज है वो आप याद रख लेना, इसके अंदर केवल कार्ल गिगलियन, कार्ल्स गिगलियन इसका नाम याद रख लेना, क्योंकि कॉलर की जो ये थ्योरी थी इसका क्रिटिसिज्म है वो कार्ल गिगलियन ने किया। क्यों किया, इसने क्या, इसने क्या बोला कि जो आपकी ये जो थ्योरी है वाज बेस्ड टुवर्ड ए मेल पर्सपेक्टिव। आपने ये कॉलर ने जो ये थ्योरी दी थी ये मेल पर्सपेक्टिव से दी थी, मतलब इसमें उसने महिला शब्द या महिलाओं से कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं किए, ना उनके विचार लिए, ना उनका बात रखी कि अकॉर्डिंग टू वुमेन्स। इस तो मेनली इसने इसका क्रिटिसिज्म कॉलर की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसका विरोध केवल इसीलिए किया क्योंकि ये थ्योरी है ना कंप्लीटली मेल पर्सपेक्टिव बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, इसमें वुमेन्स की मोरल वैल्यू या उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए कार्ल गिगलियन ने आपके पास कार्ल गिगलियन गिलीगन जो आपके पास है गिलीगन ने इसलिए इसका विरोध किया। ठीक है, अब आपके पास देखो लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स 3 है। पहला लेवल प्री कन्वेंशनल, ठीक है, उसके बाद आपके पास कन्वेंशनल, और ये क्या हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल। आपके पास 3 तो क्या है लेवल दे रखे हैं, नाम याद कर लेना सिर्फ, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, उसके बाद इसने स्टेजेस दी। स्टेजेस क्या है आपकी, पहली स्टेजेस क्या है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। ठीक है, अब वो आपको पेपर में है ना क्वेश्चन देगा कि ये कौन सी स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। एक बार आप इन स्टेजेस को अच्छे से पढ़ लो, बस समझ लेना भाई। हम थोड़ा टाइम जिस हिसाब से हमने लेके चले थे उस हिसाब से हमें थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है किसी भी चीज को क्लियर करने में, लेकिन गारंटी देता हूँ कि भाई आपने ये चीजें, भाई मैं आपके सामने किसी भी चीज को 2 बार 3 बार रिवाइज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर बार बार भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, हमारे एक बार में समझ में आ गया, चलो ना भाई सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, किसी को समय एक्स्ट्रा लगता है, और समझाने की कोशिश इनके पॉइंट्स को इसलिए कर रहा हूं मैं कि यदि आपने समझ लिया ना तो फिर आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलेगा कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की जो
पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्टेज है किसने दी, ठीक है। आप डायरेक्ट बोल भी नहीं, बता भी नहीं सकते कि भाई ये डायरेक्ट आगे आपने बोल दिया कॉलर बग ने दी, ठीक है। उसमें थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे या आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूछेंगे, ठीक है। तो उस वक्त आप इन क्वेश्चंस को कर पाओ, इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास देखो, सबसे पहले आप क्या देखो एक बार जो आपकी पहली स्टेज है वो किससे रिलेटेड है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस से, ठीक है। अब पनिशमेंट और ओबीडियंस का मतलब क्या हो गया, अब आप डरते हो भाई ना मेरा बाप मारेगा मेरे पापा मारेगा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपने सुनी होगी आपके दोस्तों से, ठीक है। यदि शादी नहीं हुई होगी तो आप भी बोलते होगे ऐसा, और बाप को फोन आ लियो घर जानो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि पनिशमेंट होगी, ठीक है। ये स्टेज कब होती है, बच्चा जब छोटा होता है ना, यहाँ बैठ जा, नहीं पिटाई हो जाएगी तेरी, वो वहीं बैठ जाता है। क्यों बैठ क्यों जाता है, आपने कहा इसलिए नहीं, उसने आपने बोला कि यहाँ से यदि उठा तो तुम्हारी पनिशमेंट मिलेगी आपको, यदि तुमने ऐसा किया तो पनिशमेंट मिलेगी। अब मान लो दो बच्चे क्लास के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, आपने बोला आगे से आपने इस बच्चे को धमकाया या आपने इसको गलत बोला ना तो आपकी पिटाई होगी बेटा, वो आगे से उस बच्चे के साथ नहीं करता है लड़ाई झगड़ा, जो भी किया था उसने, आपने उसको डांटा जिस भी चीज के लिए, वो आगे नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको बाद में पनिशमेंट का डर लगता है कि यदि तूने ओबीडेंस नहीं किया सर का, या यदि आपने सर की बात नहीं मानी तो सर बाद में क्या देंगे आपको, पनिशमेंट। इसलिए बच्चा इस स्टेज के अंदर जो आप कहते हो आपकी बातें मानता है, ठीक है। इसलिए बच्चा आपकी बात मानता है। आपके आगे क्या है, आपके पास स्टेज 2 आ जाती है, इंडिविजुअलिटी एंड एक्सचेंज, ठीक है। इंडिविजुअलिटी एंड एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, ये वो स्टेज है भाई, आज आप एक क्लास में, मान लो अभी आप 6th क्लास में या 5th क्लास में या उससे छोटे मान लो आप 4th क्लास में, ठीक है। आप अपने टिफिन में कुछ लेके आए, एक बच्चा कुछ लेके आया, ठीक है। अब वो बच्चा कह रहा है कि तेरा टिफिन दे दे, आपने मना कर दिया नहीं दूंगा। क्यों दूं भाई मैं तेरे को टिफिन, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को भूख लग रही है दे देना, क्यों मेरे को नहीं लग रही मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इंडिविजुअलिटी मेरे को नहीं दूंगा मैं, अब तेरे को कुछ हो रहा है मैं क्यों दूंगा। अब उसके बाद एक्सचेंज का क्या मतलब होता है कि देखो अब आप, अभी वो दोनों बच्चे हैं, पहले एक बच्चा था, अब मान लो आपके पास क्या है, दो बच्चे हैं, ठीक है। पर ड्राइंग नहीं है इतनी सुंदर। अब ये इस बच्चे का टिफिन है और ये इस बच्चे का टिफिन है। अब इसके जो टिफिन में है वो इसको पसंद है, जो इसके टिफिन में है उसको पसंद है। अब ये क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ले आज यार तू मेरा टिफिन तू खा ले, तेरा मैं खा लेता हूँ। ये होता है इंडिविजुअलिटी एंड एक्सचेंज। मैं मेरी है मैं नहीं दूंगा भाई, इस मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूं तो उसके बदले में आप मेरे को क्या दे रहे हो, उस चीज के बदले में आप मेरे को कुछ दो, ठीक है। तो ये स्टेज आपकी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअलिटी एंड एक्सचेंज की स्टेज हो जाती है। कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल लेवल आता है, उसके अंदर आपकी फिर से दो स्टेजेस दे रखी हैं, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या आपको ये आप ये भी बोल सकते हो गुड बॉय और गुड गर्ल, ठीक है। गुड बॉय या गुड गर्ल भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि जो आपकी ये है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसका मतलब यही है कि अच्छा ही बना के रखना, ठीक है। अब आप स्कूल में गए, आप अपना जो डस्टबिन, जो अपना आपका जो बोलते हैं वेस्टेज है या जो कूड़ा मान लो आप डस्टबिन में डालते हो, आपको काफी बार टीचर्स ने नोटिस किया, परेड के अंदर आपको बोला गया कि भाई वो बच्चा है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है। हमने काफी बार नोटिस किया कि वो अपनी वेस्टेज चीजों को या जो उसका जो बोल दो, आप क्या बोलोगे, वेस्ट वेस्ट को वो किस में डालता है, डस्टबिन में डालता है, ठीक है। अब काफी बच्चे उसी की तरह बनने की कोशिश करेंगे, प्रेयर में मेरा भी नाम आए, मेरे को भी ये बोला जाए कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, ठीक है। अब आपकी मम्मी किसी लेडीज के आके बोलती है कि भाई मेरा लड़का है ना मेरी सारी बातें मानता है, बहुत अच्छा लड़का है, बोला अरे वाह आप तो बड़े अच्छे हो, गुड।
आपने इतना बोला, वो बच्चा दुगुना राजी हो जाता है। वो समाज के सामने फिर वो अच्छा बनने की ही कोशिश करता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे को ये कहेंगे नहीं ये अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की। ये आपकी स्टेजेस हो जाएंगी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आदमी अच्छा बनने की कोशिश करता है समाज को देखते हुए कि ऐसा, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को अच्छा बोला जाएगा, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को अच्छा बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक ऑर्डर है ना, कि भाई समाज के अंदर बड़ों को राम राम करो, या तो मतलब जो भी ऑर्डर चले आ रहे हैं कि यार आपको बड़ों के साथ ऐसे व्यवहार करना है, ठीक है, सुबह उठ के बड़ों के पैरों में दो कान लगाने चाहिए। मतलब जो भी एक्स वाई जेड आप चीज नोटिस करते हो अपने सराउंडिंग्स के अंदर की सोशल ऑर्डर, मतलब भाई आप भगवान की पूजा करते हैं, मतलब आप तिरस्कार नहीं कर सकते उन चीजों का जो पूजनीय है या जो धर्म या रिलेशन से ठीक है, रिलीजन से संबंधित है। तो ये सोशल ऑर्डर है कि आप किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोल सकते। ये और भी बहुत सी चीजें हैं सोशल ऑर्डर के अंदर, मतलब ठीक है कि आप ये देख भाई आप जो क्या है आपका ट्रैफिक के रूल्स नहीं तोड़ सकते, आप ये नहीं कर सकते। मतलब जो इलीगल चीजें होती हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट या अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सभी चीजें क्या आ जाएगी, आप सोशल ऑर्डर मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है। अब आप कहीं दारू पी के किसी को गाली गलौज कर रहे हो, ये सोशल ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें बच्चा सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। आपके बाद अगली आती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पे बच्चे को पता लगता है कि भाई मेरे भी कुछ अधिकार हैं यार। मान लो आपने काफी समय से आपके घर में जो बात हो रही है मान ली, ठीक है, आपको जैसे आप मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर भाई सामाजिक जो रीतियां चली आ रही है उनको मेंटेन करना है। भाई मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए, उनने जो बोल दिया वो सही है। जैसे जैसे आप बड़े हुए, ठीक है, फिर आपके मन में एक भावना उत्पन्न होती है, भाई मेरे भी तो पर्सनल मेरे खुद के विचार हैं, हाँ मेरे भी तो विचार जानने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आप अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हो कि पापा मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानो, मैं ये बात बोल ही नहीं रहा, बात मेरी बात मानो। जब आप अपने विचार रख रहे हो, मम्मी ने अपने विचार रखे, मैं भी तो अपने विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको उचित लगे तो आप मान लेना, नहीं लगे तो आप खुद जो जैसा कर रहे हो वैसे कर रहे हो। तो उस वक्त बच्चा अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात करने लगता है, ठीक है, कि भाई मेरे भी तो अधिकार है, मेरे को भी बोलने का अधिकार है। उसके बाद यूनिवर्सल प्रिंसिपल, मतलब जब बच्चे के अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और उसकी गरिमा के ऊपर बात आती है, तो उसको ये लगता है कि यदि बात मेरी गरिमा या मेरे ह्यूमन राइट्स की है, तो उस वक्त मतलब आप किसी को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हो, लाल बत्ती नहीं तोड़नी होती, लेकिन आपको पता है कि आप यदि टाइम पे नहीं पूछे तो यदि पीछे वाले की जान चली जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि यदि आपने ये रूल नहीं तोड़ा तो इस इंसान की जान चली जाएगी, इसलिए आप उस रूल को तोड़ सकते हो। मतलब आपने वहां पे लॉ का उल्लंघन किया, आप लॉ के खिलाफ जाते हो। ये आपके पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भाई वाइगोत्स की कंसेप्ट, ठीक है। अब वाइगोत्स की है भाई, सबसे पहले तो ये देखो वाइगोत्स्की का आपका इसकी थ्योरी भी तो थी, वो लिखना भूल गए। हाँ 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 हाँ, आ गई आ गई, ये पहले हो गया शायद। भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आपके पास सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की है, ठीक है। इसने दी सोशल कल्चरल थ्योरी। अब देखो दो चीजें तो इसके नाम से ही कवर होगी, सोशियो और कल्चर। मतलब एक तो सोशल, और लेव वाइगोत्स्की को तो नाम ये इसी से याद रख लेना, जहां सोशल इंटरेक्शंस इंटरेक्शन की बात आ जाए, ठीक है, वहां आप एक ही नाम याद रख लेना, लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन की बात यही करता है। दूसरा इसमें कल्चर, कल्चर के बारे में भी, ठीक है, बात कौन करता है, लेव वाइगोत्स्की। अब देखो एक बार थोड़ा थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद ठीक। दो तो ये चीजें हो गई, तीसरी इसने एक लैंग्वेज के और ऊपर फोकस किया है, ठीक है, कि लैंग्वेज,
ठीक। लैंग्वेज पे कैसे फोकस किया है लेव वाइगोत्स्की ने, देखो आपने सीटेट का यदि पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ। इसने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला, इसने कहा है कि पहले आप लैंग्वेज सीखते हो, ठीक है, ठीक है। जब आपने किसी भाषा को सीखा तभी तो आप किसी विचार को सोच पाओगे। पहले लैंग्वेज का ये कहता है कि पहले आपके पास लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, फिर बाद में आपकी थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। थिंकिंग बोल सकते हो या थॉट, ठीक है। इसने ये कहा है भाई, क्या है कि ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, ठीक है। अब एक चीज को लेके कम से कम भी 40 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, इतना बोला जा सकता है एक चीज के ऊपर, तो काफी बार तो माइंड पजल हो जाता है कि क्या चीज आपको बताऊं क्या छोड़ दूं, ठीक है। तो इस काम कहीं कहीं पे आपको लग रहा होगा अटकना अटकना सही है भाई, समझ नहीं आ रहा कि क्या बताऊं, फिर दिमाग में आता है एक बार लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर ये टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार देख लो इसकी कोर फिलोसफी क्या थी, सोशल इंटरेक्शन कल्चर एंड फंडामेंटल ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये इसकी जो फिलोसफी है, इसने सोशल इंटरेक्शन के बारे में, कल्चर और फंडामेंटल ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो आपका विकास होगा वो कैसे होगा इसके बारे में बताया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज, इसने इम्फेसाइज मतलब दबाव डाला है किसके ऊपर, रोल ऑफ लैंग्वेज का। लैंग्वेज को बता दिया कि भाई देखो, आपके पास जीन पियाजे ने भी बताया था लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, पहले थॉट, पहले दिमाग में थॉट आते हैं उसके बाद लैंग्वेज आती है, ठीक है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने उसके अपोजिट बताया कि नहीं भाई, पहले लैंग्वेज सीखेगा बच्चा तभी तो उसी भाषा के अंदर कुछ सोच पाएगा, ठीक है। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो लेव वाइगोत्स्की हैं, ये आपके पास सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो जीन पियाजे हैं वो भी है, वो क्या है, वो कोग्नेटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। दोनों की दोनों ही है कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो ठीक है। लेकिन जो आपका लेव वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये कोग्नेटिव, ठीक है। इन चीजों को याद रख लेना, क्योंकि ये चीजें हैं ना आपके पास आगे भी आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। आगे भी इन चीजों को तुम पढ़ोगे, फिर आप कहोगे सर, लेकिन यही है थोड़ा सा, जब चीजों को आप पहले देख लोगे आगे फिर मैं आपको यही चीजें बताऊंगा ना, तो थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा कि हाँ नहीं ये तो पढ़ा हुआ है भाई, पढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम की पिलर्स की बात करते हैं। भाई इन्होंने पहली बात तो लैंग्वेज के ऊपर बताया, कल्चर पे बताया, सोशल इंटरेक्शन के। अब देखो कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, ये चीजें तो इसके ऊपर जो लेव वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी उसी में आ गया, सोशियो कल्चर थ्योरी है, तो उसके अंदर भाई सोशल इंटरेक्शन और कल्चर आ गया। लैंग्वेज के ऊपर इसने एम्फेसाइज किया, वो भी बता दिया मैंने। अब ये चीजें है ना, इसमें नहीं पूछी जाती है स्टेट में कि भाई पूछने को तो पूछ भी ले, मैं कंप्लीटली वो दबाव डाल के नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ जहां तक है वो ये चीजें पूछी जाती है कि भाई पहले लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, बाद में थिंकिंग या थॉट्स का डेवलपमेंट होता है। ये चीज किसने कही, ये आपके सीटेट के अंदर आती है भाई ऐसी चीजें, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि भाई आप किस, इसके साथ साथ यदि सीटेट भी दे रहे हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसने 3 टाइप ऑफ स्पीच बताई, ठीक है। सोशल स्पीच, सोशल स्पीच क्या होती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू अदर्स। सोशल स्पीच का मतलब क्या होता है भाई, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और स्पीच का मतलब क्या होता है, मतलब किसी से बातचीत या बोल रहे हो किसी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है अदर्स के साथ, मतलब बाहरी लोगों के साथ जब आप बातचीत करते हो तो वो आपका सोशल स्पीच में आ जाता है। प्राइवेट स्पीच क्या होता है, स्पीकिंग टू वन सेल्फ, वन सेल्फ, वन सेल्फ लिखा हुआ है ना, आप इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि स्पीकिंग टू हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर सेल्फ या हिमसेल्फ, ये भी बोल सकते हो आप भाई, खुद से बातें करना, सीधी सी बात है। यदि लड़की है तो हर सेल्फ, लड़का है तो हिमसेल्फ, खुद से जो बात करना है और फिर खुद को गाइडेंस देनी है, वो प्राइवेट स्पीच का पार्ट होता है। अब इसके ऊपर आंसर क्वेश्चंस आते हैं कि एक बच्चा है ना, वो अकेला बैठा है, वो खुद को कह रहा है कि हमें
मेरे को अगली बार है ना एस्टेट जरूर निकालना है, तो ये किस प्रकार की स्पीच है? तो आप बता सकते हो भाई वो प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। और साइलेंट इनर स्पीच, अब देखो आप एक तो बोल के कर रहे हो कि है ना मैं अब की बार है ना इस एस्टेट को मैं है ना इतने नंबर लेके आऊंगा, ठीक है। और एक आप साइलेंट मतलब आप, अब देखो इनर स्पीच तो उसमें भी है, या इनर स्पीच का मतलब प्राइवेट स्पीच मान लो, लेकिन वो भी प्राइवेट स्पीच ही है, लेकिन आप ये क्या कहना चाह रहे हैं उसके अंदर आवाज नहीं आती। मतलब यदि कोई सेकंड पर्सन आपके पास, यदि आप देखो प्राइवेट स्पीच का तो ऐसा है कि यदि आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को अगली बार स्टार्ट करना है, मतलब मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें तो भाई आप भी सुन रहे हो, यदि मेरे पास कोई सेकंड पर्सन बैठा हुआ है तो ये तो वो भी सुनेगा, ठीक है। लेकिन साइलेंट इनर स्पीच के अंदर क्या होता है, मतलब मैं मुंह से नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ, वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो साइलेंट इनर स्पीच हो जाएगी। मतलब बिल्कुल साइलेंटली, मतलब मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही और मैं बातें कर रहा हूँ मन में कि भाई मेरे को अब की बात ये करना है, मतलब जो आप इंटरनल थिंकिंग करते हो उस चीज को बोला है साइलेंट इनर स्पीच। मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही लेकिन मैं साइलेंटली बैठ के थॉट्स मतलब ख्यालों में खोया हुआ हूँ कि अब की बार ये क्लियर करना है, फिर टीचर लगना है, फिर हम भी राइट लेफ्ट पॉकेट में लगा के पहन जाएंगे, बच्चों को कहेंगे, बच्चे हमें गुड मॉर्निंग करेंगे। मतलब आप ख्यालों में खोए हुए हो कि अभी एस्टेट हुआ भी नहीं है भाई, मेंस का पेपर भी देना बाकी है, लेकिन आप तो बन गए टीचर, ठीक है। ये आपके पास साइलेंट इनर स्पीच है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, प्राइवेट स्पीच के अंदर ये होता है कि बेटा जब मतलब आप बात तो खुद से कर रहे हो लेकिन बोल के करो, यदि सेकंड पर्सन कोई मूविंग है या आपके पास बैठा है वो उन चीजों को सुन सकता है, इसलिए आपके पास वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट स्पीच हो जाएगी, ठीक है। आप देखो साइलेंट इनर स्पीच में क्या क्या बताया है आपको, देखो साइलेंट इनर स्पीच के अंदर ये बोला है कि इंटरलाइज द प्राइवेट स्पीच, मतलब वो आपके अंदर की प्राइवेट स्पीच होती है लेकिन आप अंदर ही अंदर बात कर रहे हो, तो क्यों थर्ड पर्सन आपकी उन बातों को सुन नहीं सकता, ठीक है। अब कुछ की कॉन्सेप्ट बताए हैं लेविट्सकी ने, वो एक बार आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट है। एलईडी, एलईडी का होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आप खुद से क्या कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप कितना कर रहे हो वो आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, मतलब आप अभी मतलब इतना कर रहे हो तो ये आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है। अब लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, अब वो बात ये है कि भाई मैं सीढ़ियां 50 चढ़ सकता हूं लेकिन मैं दिन की 10 ही सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, यदि मैं 10 सीढ़ियां चढ़ रहा हूं तो वो 10 सीढ़ियां मेरे लिए लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट हो गई। और यदि मैं 50 सीढ़ियां चढ़ सकता हूं वो मेरा पोटेंशियल हो गया कि मैं 50 सीढ़ियां दिन में चढ़ सकता हूं, तो वो मेरा पोटेंशियल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब आप इतना कर रहे हो लेकिन आप कर इतना सकते हो, ठीक है, तो ये आपके पास लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक बार इसको समझ लो, मतलब आपके पास ये क्या दे रखा है, मैं इसको एक बार लेवल करता हूं तो मतलब आप इतना कर सकते हो, ये जो गैप है, ये गैप आपके पास क्या बच गया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का बच गया, ठीक है। ये आपके पास जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बच गया, मतलब इतना आप कर रहे हो ये आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, मतलब यहां तक आप जा सकते हो यदि मेहनत की जाए, ठीक है। एमकेओ क्या होता है, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब आप जा सकते हो लेकिन जा कैसे सकते हो, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब आप इसकी सहायता लोगे ना, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर की यदि सहायता लोगे तब आप लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक जा सकते हो आप, ये आपका ये जो गैप है ये आप कवर कर सकते हो लेकिन विद द हेल्प ऑफ एमकेओ, ठीक है।
तो ये आपका एमके मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर मतलब जो आपसे अधिक नॉलेजेबल होगा उसकी सहायता से जा सकते हो। इसके अंदर बेटा एक आपके पास आता है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोल देते हैं पार्ट। ठीक है, पार्ट का मतलब कुछ नहीं होता, एक हेल्प होता है। सिर्फ इस चीज को याद रखना, ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। स्कैप फोल्डिंग कुछ भी नहीं है, ये इसको हिंदी में पार्ट कहते हैं और इसका मतलब होता है हेल्प। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, हेल्प। तो मतलब जो आपका ये एमक्यू है, ये आपका क्या किसका काम करेगा, ये स्कैप फोल्डिंग का काम करेगा, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा ना कि आप इस जो आपका ये गैप है इसको कवर करने में। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्कैप फोल्डिंग हो गया। अब ये चीजें आपने समझ ली, आगे आपको डायग्राम्स के माध्यम से हल्का सा बता देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा बता देंगे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका ये एलईडी है, एलपीडी है, इसके बारे में आपको हल्का हल्का इसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, तो आगे डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। बाकी इन सब चीजों का पता लग गया, एक बार इनको पढ़ लेते हैं कि इसने क्या क्या बोला गया है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू इट इंडिपेंडेंटली, मतलब जो बच्चा खुद से कर सकता है ना, वो आपके पास एलईडी है। खुद से मतलब बिना, जो मैं कर रहा हूं, मैंने बताया था इतना, जो मैं इतना कर रहा हूं ये खुद से कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या है, एलईडी है। उसके बाद व्हाट द चाइल्ड कैन अचीव विद द हेल्प, मतलब यदि उसको हेल्प दी जाए वो कहाँ तक अचीव कर सकता है। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब मेरे को हेल्प मिल गई तो मेरा पोटेंशियल क्या है कि मैं 50 सीढ़ियां चढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे को हल्की सी हेल्प दी जाए या मोटिवेट किया जाए, तो मोटिवेशन दी जाएगी तब। ठीक है, अब ये क्या बच गया, द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। आपके पास जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने बताया था कि आपके पास जो ये गैप है इसको जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हो। समवन विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, टीचर और पीयर, आपका दोस्त भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब यही होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया था। ठीक है, और जो टेम्परेरी हेल्प, द टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइडेड बाय एमक्यू, द हेल्प ऑफ द चाइल्ड ब्रिज जेडपीडी, जो वो आपकी टेम्परेरी हेल्प है वो जेडपीडी को पाने में मदद करेगी, एक ब्रिज का काम करेगी। मोर नॉलेजेबल अदर यदि हेल्प करेगा वो ब्रिज का काम करेगा। जेडपीडी मतलब जेड जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का जो आपका गैप है उसको पकड़ने के लिए। तो जो टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है ना उसको क्या बोला है, स्कैफोल्डिंग बोला है। समझ में आ गया। अब देखो आपके पास वाई गोत्स्की के की कंसेप्ट क्या दे रखे हैं, देखो वाई गोत्स्की के की कंसेप्ट हैं जेडपीडी एंड स्कैफोल्डिंग। अब ये क्या कह रहा है कि एक बच्चा जो खुद से जो कुछ कर सकता है वो आपके पास क्या है, व्हाट लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, ये आपके पास क्या हो जाएगी, एलईडी। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एल ए डी, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब इतना मैं खुद से कर सकता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, जो ये लाइन है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, एक मिनट। सॉरी भाई सॉरी, ये तो क्या हो गया। ठीक है, एक मिनट भाई, आपके पास एक मिनट। ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाइलाइटर, और हाइलाइटर का कलर क्या कर लेता हूँ, ब्राउन। ठीक है, अब आ जाओ आप, जो आपके पास ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, एल पी, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, मतलब ये है, ये आप पा सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एमकेओ, तो ये जो आपके पास एलपीडी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा है वो खुद से कितना कर सकता है, वो बच्चा खुद से इतना कर सकता है, ये आपके पास एलईडी है। ठीक है, बियॉन्ड द करंट रीच, ये आपका बाहर का हो गया, मतलब औकात से बाहर। अरे देखिए है नहीं, औकात से बाहर, ये आपके औकात से बाहर है। ठीक है, तो हम केवल यहां तक पढ़ेंगे, जो आपका ये जो डिफरेंस बचेगा
मतलब जो आपके नीचे का जो डिफरेंस बचेगा, अब एक मिनट मैं उसको येलो से दिखाता हूँ, ठीक है। अब जो ये जो डिफरेंस है, ये जो एम एलईडी और इसके बीच का है, ये आपके पास जेडपीडी जोन प्रोक्सिमल एरिया है या जोन प्रोक्सिमल गैप है। इस गैप को आप विद द हेल्प ऑफ किससे कवर कर सकते हो, एमकेओ, मतलब डिस्कार्ड। ओहो, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है भाई, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ठीक है। वो एक बार हमने हाइलाइटर लिया था ना, हाइलाइटर ले लेते हैं आपके पास ग्रीन कलर का, और थोड़ा सा हाइलाइटर, ठीक है। तो भैया आपके पास देखो, मैंने ये क्या बताया था, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एलईडी हो जाएगा, ये एलपीडी हो जाएगा, ये जो एरिया है, और इसके अंदर का जो ये गैप है, ये आपके पास जेडपीडी हो जाएगा, जोन प्रोक्सिमल एरिया। ये जेडपीडी है, ये किसकी हेल्प से प्राप्त कर सकते हो आप, ये हेल्प लोगे भाई इस एरिया को पार, भाई इस एरिया को आप इस गैप को कवर करने के लिए मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प लोगे, और जो मोर नॉलेजेबल आपको हेल्प देगा ना, उस हेल्प को ही आपने स्कैफोल्डिंग बोल दिया। ठीक है, यही चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, आपका ये है, इसके अंदर भी यही है कि आप खुद से क्या कर सकते हो। ये आपका एलपीडी हो गया, और जब एलईडी और एलपीडी का जो गैप है उसको देखो इसने डिनोट किया जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से। ठीक है, ये अचीव कैसे करोगे, ये अचीव करोगे एमकेओ से, और जो एमकेओ हेल्प करेगा उसको स्कैफोल्डिंग बोला है। भाई आज यहीं तक, और धन्यवाद भाई सुनने के लिए। यदि आपको भाई लेक्चर या मेरे द्वारा समझाई गई कुछ भी चीजें आपको अच्छी लगी, तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब है, ऐसे लिख देता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करें आपके दोस्तों के पास। कुछ नहीं, इतना तो कर ही सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं मेरे इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको यदि भाई नोट्स की आवश्यकता है भाई, जो जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको पीडीएफ मिल जाए, तो आप 8295011655 पे मैसेज कर देना। ठीक है, और भाई कोई झूठ, मेरे चैनल पे आपको कोई झूठ साथ नहीं मिलेगी, नोट्स रहेंगे पेड, 100 रुपीज फोन पे, इन्हीं नंबर पे, एंड आई विल सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप द पीडीएफ। थैंक यू, थैंक यू।